कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड 4 ग्राफ किए थे। आज है उसके बाद के टॉपिक्स। अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये आसान से टॉपिक्स हैं। जो कुछ था कल था, और मैंने तुम्हें कल जाते जाते ये भी बोला था कि जो 4 ग्राफ है, एक तो उसकी थ्योरी, एक उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस सारे करने। अब है दूसरी चीजें। आज हम छोटी छोटी 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले छोटी सी चीज है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के सिद्धांत क्या है। एक तो हम ये करेंगे। एक इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है फेलियर ऑफ हजन्स प्रिंसिपल या फिर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब एक तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इसके बारे में तो बताया था आइंस्टाइन ने, लेकिन एक वेव थ्योरी आती है, ऑप्टिक्स के अंदर भी आएगी और यहाँ पर भी आ रही है वेव थ्योरी। और वो जो वेव थ्योरी है वो किसी और साइंटिस्ट ने दी थी, उस साइंटिस्ट का नाम है हजन। उस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और ही था। मतलब एक बंदे ने तो बताई सही बात और एक बंदे ने गलत बात बता दी, और ये जो बंदा है वो इस सही बंदे को फॉलो भी नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसकी थ्योरी तो आगे एग्जिस्टेंस में आ गई, लेकिन इसकी थ्योरी आगे जाके फेल हो गई। ठीक है, दो चीजें हैं। मान लो मैं एज अ टीचर हूं, मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, उस न्यूमेरिकल का आंसर बिल्कुल सही कर दिया, तुम हो गए सेटिस्फाई। लेकिन मान लो कोई XYZ बंदा है, वो इसी न्यूमेरिकल को करवाता है, लेकिन वो गलत तरीके से करवाता है, आंसर भी गलत निकलता है, तो वो बंदा मेरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। वही बात है, यहाँ पर दो बंदे हैं। एक तो है आइंस्टाइन, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज दिए, जो हम कल कर रहे थे ना ग्राफ, जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था परसों, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ग्राफ, इनकी सारी थ्योरी आइंस्टाइन ने बताई थी और बिल्कुल सही बताई थी, कोई गलत नहीं है। आइंस्टाइन ने जो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड जो भी लॉज दिए, जो भी पॉइंट बताए, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव बातें हैं। ये नहीं है कि कोई तुक्का मार दिया, एक भी बात तुक्के में नहीं आती, सारी एक्सपेरिमेंटली प्रूव बातें हैं। लेकिन जो हमारा अगला जो टॉपिक है, उसके अंदर एक वेव थ्योरी के नाम से एक थ्योरी है, ऑप्टिक्स के अंदर आती है। वो जो वेव थ्योरी है वो आइंस्टाइन ने नहीं बताई थी, वो बताई थी हजन्स नाम के प्रिंसिपल, हजन्स नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने जो भी बातें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बताई, सारी हवा में बताई, कोई भी बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी, कोई भी लैब के अंदर इस चीज को प्रूव नहीं किया गया था। इसलिए वो हजन अपनी वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, अब बात आती है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। डायरेक्टली 4 पॉइंट तुम्हें एज अ पॉइंट याद रखने हैं, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन की तरह नहीं। इसके लॉज है, इसके लॉज को पकड़ के रखना है, और ये सारे लॉज हम कर चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 दिनों के अंदर। तो सबसे पहला जो लॉ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेस्ड है, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या ये बात हम नहीं कर चुके? कर चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो सेटअप के पास बल्ब को लाके रख दो, लाइट की इंटेंसिटी को घटाना है तो सेटअप से उस बल्ब को दूर ले जाओ। अगर मुझे इंटेंसिटी को 0 करना है तो बल्ब को ऑफ कर दो या बहुत ज्यादा दूर ले जाओ। तो लाइट की इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना वो हमारा काम है, हम कर सकते हैं। हम सेटअप को तो नहीं हिला सकते, लेकिन हम एक बल्ब को पास ला के रख सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात है। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उसी के हिसाब से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को घटाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स घटते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर 0 कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी 0 हो जाएंगे। बताई थी कल बात। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। बोल सकते हैं ना, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये याद रखना, लाइट के कारण जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, वो थोड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एमीटर लगा दिया तो वो उस करंट को मेजर कर सकता है। हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हमें माइक्रो एमीटर लगाने की जरूरत है। माइक्रो का मतलब जो छोटी से छोटी करंट की रीडिंग को भी शो कर सके। जो हमारे घर में जो करंट आता है ना,
वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस करंट के मुकाबले में बहुत कम होता है, और उसको मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर ही चाहिए। मिली भी लगा सकते हैं लेकिन एमीटर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये है पहला रूल या पहला लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, जो हमें पता है। दूसरा लॉ ये भी हमें पता है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मुझे आउटरमोस्ट सेल से इजेक्ट करवाना हो तो मैं जो लाइट की फ्रीक्वेंसी रखूंगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या जस्ट उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक्साइट करेगा लेकिन मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट भी करेगा और v वेलोसिटी के साथ निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने से हमें मतलब है, इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक्साइट करना क्या फायदा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आपने सेल को छोड़ दिया, मूव तो नहीं कर रहा, और बिना मूव करे फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आता। तो इसलिए कोशिश यही रहती है हमारी कि हम जो लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाल रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। और ज्यादा का मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन भी करे, निकले भी गए, और साथ के साथ हाई से हाई वेलोसिटी के साथ, हाई से हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव भी करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आए। ये पॉइंट भी तुम्हें पता था। लो क्या बन गया? लो ये बन गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी एमिट हो सकता है जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। ये लो बन गया। तीसरा लो भी तुम्हें पता है, क्या है तीसरा लो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या ये बात तुम्हें पता थी? ये बात भी मैंने तुम्हें 2 दिनों से बहुत बारी बताई है कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हो तो हमें लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के कारण नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने के कारण नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो तो रहे उतने, 1000 हैं तो 1000 ही रहे, 5000 है तो 5000 रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाए, तो मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं किसको बढ़ाऊंगा? लाइट की फ्रीक्वेंसी। इसलिए कहा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये दोनों पॉइंट हम कल बार बार कर चुके हैं। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी रहेगी सेम। लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो रहेंगे सेम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था तीसरा लॉ। चौथा लॉ, चौथा लॉ का मतलब है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो काफी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत फास्ट प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, इस बात के लिए अब हम वो बताते हैं। अब पहले तो ये बताओ, अगर मैं यहां पर टाइम लिखता हूं 10 टू द पावर -9 सेकंड, तो ये टाइम 1 सेकंड से बहुत छोटा है या 1 सेकंड से बड़ा है? बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है ना। 1 सेकंड ही अपने लिए बहुत छोटा होता है, पलक झपकते ही 1 सेकंड निकल जाता है, लेकिन ये 1 सेकंड से भी बहुत ज्यादा छोटा है। इतना टाइम लगता है लाइट को गिरने में और इलेक्ट्रॉन को निकलने में और करंट आने में। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ। अब इसका क्या मतलब है वो देखो। मान लो ये एक मेटलिक प्लेट है, ये सीजियम है या सोडियम है या कोई और मेटलिक प्लेट है। हमने इसका पूरा सेटअप बना रखा है, ठीक है, पूरा कनेक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, और लाइट भी ऐसी डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो। फालतू की लाइट हम नहीं डाल रहे। एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इस मेटलिक प्लेट के ऊपर डालेंगे। लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा, इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लाइट आएगी, मेटल प्लेट के ऊपर गिरेगी, मेटल प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रहकर वाइब्रेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के वर्क फंक्शन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। ये सारी बातें 10 टू द पावर -9 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है।
लाइट का आना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का आना, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसके लिए सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। इसलिए बोला जाता है कि लाइट की हेल्प से अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करना चाहते हैं ना, तो ये पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये चार बातें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को पूरा करती है और ये चारों बातें तुम्हें पता थी। ये बात केमिस्ट्री के अंदर आती है, ये तीन बात फिजिक्स में 2 दिनों में आ चुकी है। क्लियर है? आगे चले। उसके बाद है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉज है वो तो दिए थे आइंस्टाइन ने, लेकिन जो वेव थ्योरी है वो दी थी हजन्स नाम के प्रिंसिपल ने और हजन्स की टीम ने। तो ये वेव थ्योरी का कांसेप्ट अलग है और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज अलग है। लेकिन ये जो बंदा था ना वेव थ्योरी से रिलेटेड, इसने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया किसी कारण से। उसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो बने थे, जो आइंस्टाइन ने बनाए थे, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव थे। यानी जो आइंस्टाइन ने ये बात कही, ये दूसरे नंबर की बात कही, तीसरी बात कही, चौथी बात कही, वो हवा में कोई तुक्का नहीं मारा था, ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव बातें थी। लेकिन ये जो वेव थ्योरी से रिलेटेड जो बंदा था, इसने ये सारी बातें बताई, लेकिन अपने तरीके से बताई, उल्टी बताई और बिना एक्सपेरिमेंट किए बताई, तुक्का मारा और अपने तुक्के को वो एविडेंस के साथ आगे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, एक तो तुम तुक्का मारो और एक मैं लैब के अंदर काम करके प्रूव करूं, तो तुम्हारा तुक्का उस प्रूव बात के आगे फेल हो जाएगा। वही बात है, वेव थ्योरी भी इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फेल हो गई। अब उसके 4 रीजन है फेल होने के। वेव थ्योरी ने कुछ और कही, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ने कुछ और कहा। पहले तो हम ये करेंगे कि सच्ची बात क्या है। सच्ची बात ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये बात तो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव, लेकिन वेव थ्योरी वालों ने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये बात बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लैब एक्सपेरिमेंट के वेव थ्योरी ने कही। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो वेव थ्योरी है ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेव थ्योरी ने तो उल्टा कह दिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि गलत है। पहला फेलियर तो इसका यहीं पर आ गया। ठीक है, दूसरा फेलियर कहां पर आया? लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो उसको निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम देंगे वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रियलिटी तो है ये, लेकिन ये जो वेव थ्योरी है इसने इसके बारे में क्या कहा? इसने इसके बारे में ये कहा कि किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की गारंटी है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कोई भी फ्रीक्वेंसी लाइट को देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। ये बात कही थी वेव थ्योरी ने और तुक्का मारा था, इसलिए वो फेल हो गया। रियलिटी कुछ और थी लेकिन बताई कुछ और बिना प्रूफ बताए, तो यहां पर उसका दूसरा फेलियर था। ठीक है, अब तीसरा फेलियर कहां पर आया? रियलिटी क्या है तीसरे पॉइंट में कि लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे उतने, लेकिन उन सारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो है आइंस्टाइन की एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड थर्ड लॉ। लेकिन वेव थ्योरी ने क्या कहा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है। यानी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात का भी वेव थ्योरी ने तुक्का मारा बिना किसी एक्सपेरिमेंट प्रूव के। तो यहां पे उसका तीसरा फेलियर आ गया।
ठीक है, चौथा फेलियर कहां आया? फोर्थ पॉइंट। रियलिटी क्या है? आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लाइट का आना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आना, ये बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। लेकिन वेव थ्योरी वालों ने क्या कहा कि लाइट आएगी, लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने सेल में वाइब्रेट करेंगे, फिर वो निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इसके लिए 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम चाहिए। इस बात का भी उन्होंने तुक्का मारा और बिना किसी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात ये कही, जिसके कारण वो यहां पर इसका चौथा फेलियर था। तो वेव थ्योरी ने बहुत सारी थ्योरीज दी, वैसे सारी थ्योरी सही है, लेकिन वेव थ्योरी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझा नहीं पाए। यहां पर उनकी फेलियर है। ऐसा नहीं है कि वेव थ्योरी किसी काम की नहीं है। वेव थ्योरी ने ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें बताई हैं और सारी सही बताई हैं, लेकिन वो फेल कहां पर हुए? आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझाने में फेल हुए। पता चला? आगे चले। उसके बाद है मेन जो हमारा टॉपिक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये तो मैंने अभी बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो भी सेटअप बनाया गया था, जो भी ग्राफ स्टडी किए थे, जो भी लॉज बने थे, वो सारे आइंस्टाइन ने किए थे। जो भी अब मैं बात बताऊंगा ना, वो आइंस्टाइन ने ही बताई थी। और ये चीजें भी हम कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। मान लो किसी भी मेटलिक प्लेट का मैंने एक एटम उठा लिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हमने एक ही बात कही कि मेटल प्लेट है, हमने सोर्स लगा दिया, लाइट आ रही है, मेटल प्लेट के ऊपर गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। मेन काम क्या था? मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को डालना, ये था। मेटल प्लेट के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के अंदर मैंने एक एटम उठा लिया। तो ये किसी भी मेटल प्लेट का एक एटम है और इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं यहां से लाइट डालूंगा, ये जो लाइट है इसके कोरेस्पॉन्डिंग फोटॉन्स होते हैं, उन फोटॉन्स की कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। ये जो फोटॉन्स आएंगे इसकी एनर्जी कितनी होगी? h होगी ना। अब मैं इसको डेली लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करवाता हूं। मान लो यहां पर एक छोटा सा बच्चा आके बैठ गया, ठीक है, और वो बच्चा हमें सभी को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उस बच्चे को बाहर निकालना चाहता हूं, तो मेरा सबसे पहले काम क्या होगा? उस बच्चे को इस बेंच से नीचे उतारना, सबसे पहला काम तो यही होगा। फिर v वेलोसिटी के साथ उसको बाहर ले जाना, ये दूसरा काम होगा। मेरे अंदर की एनर्जी ने 2 कंट्रीब्यूशन किए। क्या? पहले तो उस बच्चे को बेंच से नीचे उतारा, पहला कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन, उस बच्चे को मैंने बाहर v वेलोसिटी के साथ में ले गया। तो मेरे अंदर की एनर्जी ने 2 कंट्रीब्यूशन किए। वही बात सेम टू सेम यहां पर है। सेम लाइट आ रही है, लाइट की भी 2 कंट्रीब्यूशन है। पहला कंट्रीब्यूशन, ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक्साइट करवाएगी। दूसरा कंट्रीब्यूशन, ये लाइट उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी, जिसके कारण v वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। ये बात बताई थी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या कहा? जो भी हम इसको एनर्जी देंगे h, उसके 2 काम हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा और वर्क फंक्शन करेगा। वर्क फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी मिनिमम एनर्जी लेके वो जस्ट बाहर निकल जाएगा, लेकिन मूव नहीं करेगा। पहला काम तो इसका बाहर निकलना है, यानी जो भी हमने एनर्जी दी उसके कारण हुआ वर्क फंक्शन। दूसरी बात, जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू गेन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इस बची हुई एनर्जी को कर लेंगे गेन, जिसके कारण वो v वेलोसिटी के साथ किसी एक पर्टिकुलर में डायरेक्शन में मूव करेंगे विद सम काइनेटिक एनर्जी हाफ इन द स्केल। तो यहाँ पे जो हम इंसिडेंट लाइट दे रहे हैं इसके 2 कंट्रीब्यूशन है। एक तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक्साइट करवाना, मतलब वर्क फंक्शन करवाना, और एक बची हुई एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। ये तो था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ठीक, अब यहां पर h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम किसे लिखते हैं, फाई नॉट से, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूं एक लाइन में, जब भी हम कोई भी लाइट आउटरमोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को देते हैं जिसकी एनर्जी h न्यू है, वो h न्यू दो चीजों में कंट्रीब्यूशन करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के वर्क फंक्शन करवाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को देगा काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। फाई नॉट की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी h न्यू नॉट यही होती है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर एक तो है न्यू, एक है न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब तो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी। यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसी के बराबर। यहां से h को कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू h, क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां से तीन चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज, अगर अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दूसरी बात, अगर अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और तीसरी बात, अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो या बहुत कम हो तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये चीज हमें देखनी है। सबसे पहले इस तीसरे केस को पकड़ो। हमने लाइट ऐसी डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू को भी क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले तो लेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेगा, हटेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो उस टाइम ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये कम है ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी, जीरो आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। पता चला, ये कम है ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा को माइनस कर दिया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, मूव करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, वो अपने सेल को छोड़ेगा ही नहीं आसानी से। ठीक है, अब बात है पहले केस की, जब अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो, बराबर। जब अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो ये तो कैंसिल होकर जीरो हो गए। अगर ये जीरो हो गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके जस्ट बाहर निकल के रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा। क्या ये बात हम कर चुके हैं पीछे, बार बार बता चुके हैं। उसके बाद जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वर्क फंक्शन होगा, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मूव भी करेगा। ये मतलब है इसका। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, आगे चले। उसके बाद एक टॉपिक है जो मैंने तुम्हें कल बोला था, H निकालना है हमें। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और 3 से 4 बार तो मैं देख चुका हूं सीबीएसई के अंदर आया होगा, तेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, और ये टॉपिक तुम्हें अपनी बुक में नहीं मिलेगा, इसको नोट भी करना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्वेश्चन था डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद द नॉलेज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विद द नॉलेज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की नॉलेज से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट h निकालना है। पहले तो हमें h के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए।
h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, यही होती है। इसकी एक यूनिट होती है, क्या बताई थी मैंने यूनिट? जूल सेकंड, यही होती है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, जो ग्राफ हमने कल भी किया था, और उस ग्राफ से रिलेटेड और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को डिराइव करेंगे। और ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें इस टॉपिक को करने के लिए जो +1 की चीज है वो बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। मैं इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से जोड़ देता हूं ऐसे। यहां पर बन गई एक ट्राइंगल और यहां पर बन गया एक एंगल थीटा। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मुझे AB लाइन का स्लोप चाहिए, तो तुम स्लोप कैसे निकालोगे? टेंजेंट थीटा करके। +1 में चीज आती है कि अगर तुम्हें A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर तुम्हें चाहिए स्लोप, तो तुम क्या करोगे, इस कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा ले लोगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये चीज लोगे, और इससे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन A, ठीक है। एक तो इस चीज का यूज हम करेंगे। एक फॉर्मूला होता है हाफ mv² = EV0। ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया नहीं है, आने वाला था, लेकिन उसका यूज हो रहा है। और ये फॉर्मूला कोई नया नवेला फॉर्मूला नहीं है, हजारों बार कर चुके हो। एक फॉर्मूला होता है वर्डन = पोटेंशियल इनटू द चार्ज। ये फॉर्मूला तो कर चुके हो, पोटेंशियल = वर्डन बाय चार्ज, वर्डन = पोटेंशियल इनटू द चार्ज, पता है। पोटेंशियल को मैंने V0 से लिख दिया, जिसको हम इस चैप्टर में स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से होगा, और वर्डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वर्डन = पोटेंशियल इनटू में चार्ज को हम हाफ mv² = EV0 लिख सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? एक तो इस फॉर्मूले का और एक इसके स्लोप का, इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। अब वो कैसे करेंगे, अब वो देखो। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसी एक मेटल के लिए। यहां पर तो था कल स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहां पर थी कल फ्रीक्वेंसी। यहां पर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 और यहां पर फ्रीक्वेंसी है न्यू। इसके लिए हमने 2 मेटल के लिए ग्राफ बनाए थे लास्ट में। मैं एक ही मेटल लेकर चलता हूं और उस मेटल के लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ, ठीक है। ऐसा ही था। यहां पे मैंने 2 इंटरसेप्ट बताए थे, एक इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये वाला पॉइंट, एक इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये वाला पॉइंट। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस हमें किस चीज को नॉलेज देता है, क्या बताता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होता है, माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय, बताओ हाँ, -φ0/E। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस मतलब ये वाला पॉइंट हमें देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हमें देगा माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रेशियो होता है ये, ठीक है ये बात। अब ये जो ग्राफ है इसका इंटरसेप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट दे दिए, एक तो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट, और ये जो ग्राफ है इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली किसका यूज करेंगे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, क्योंकि इसी इक्वेशन के यूज से हमें h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बाय आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती क्या है, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², यही होती है। यहां से हम हाफ mv² की वैल्यू निकालते थे, जो कि किसके बराबर आता था, h न्यू माइनस न्यू नॉट, यही आता था। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर न्यू का मतलब है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ है न्यू, कहाँ है और न्यू नोट कहाँ है, अब हमें वो देखना है। ग्राफ की स्टार्टिंग ये हो रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे, न्यू नोट बोलेंगे, न्यू नोट। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था, ये न्यू नोट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ की एंडिंग यहां हो रही है, हम फ्रीक्वेंसी यहां तक दे रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो ये ए पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ये है एप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है, सुनो, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद न्यू माइनस न्यू नोट क्या होगा, अगर मैं इस न्यू में से इस न्यू नोट को माइनस कर दूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। ये न्यू है, ये न्यू नोट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, न्यू माइनस न्यू नोट। मतलब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस हमने निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसको हमने बोल दिया सी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। एक इक्वेशन तो ये है। अब दूसरी इक्वेशन, वी नो दैट, दूसरी इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट। ये इक्वेशन भी एग्जिस्ट करती है, अभी मैंने बताया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, बदल दो। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ इक्वेट कर दो। इक्वेट 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। मतलब ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहां से निकाल लो वी नॉट की वैल्यू। वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, यहां पर न्यू है एप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें एक्सपेरिमेंट जो करना होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ करना होता है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने कंडीशन लगा दी, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहीं गुना ज्यादा है तो उस टाइम हम इस फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू है, ये न्यू नोट है, h बाई ई यहाँ पर है, h बाई ई यहाँ पर है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि h भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट। बात तो न्यू और न्यू नोट की है, न्यू को हमने न्यू नोट से कहीं गुना ज्यादा कर दिया, तो इस फैक्टर को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। देयरफॉर h न्यू नोट डिवाइडेड बाई e इज इक्वल टू नेग्लिजिबल। इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, कंडीशन लगा दी ये वाली, तो इसके कारण ये चीज अपने आप नेग्लिजिबल होगी। तो होगा क्या, देयरफॉर v नॉट इज इक्वल टू h न्यू अपॉन में ये बच जाएगा। यहां से v नॉट के नीचे इस न्यू को कर दो, v नॉट डिवाइडेड बाय न्यू, तो ये किसके बराबर आ गया, h बाई। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद ये देखो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग v नॉट बाई न्यू ये होगा क्या। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी है। न्यू का मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, बस इतना याद रखो। अब यहां पे v नॉट तो y एक्सिस है, y एक्सिस का मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं v नॉट। ठीक है, ये है अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में से ये वाली फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी ही आएगी ना फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये वाली एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, चाहे वो न्यू नॉट हो, चाहे न्यू माइनस न्यू नॉट हो, चाहे वो न्यू हो, वो इस एक्सिस की वैल्यू होती है। और v नॉट क्या है, y एक्सिस की वैल्यू। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंपेयर करूं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस देखूं, तो यहाँ पे v नॉट अपॉन में न्यू ये क्या हो सकता है, टेंजेंट थीटा हो सकता है ना। तो टेंजेंट थीटा का मतलब है AB लाइन का स्लोप, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेस है फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फ्रीक्वेंसी, ये हमें देगा इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा हमें क्या देता है, AB लाइन का स्लोप देता है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन AB या स्लोप ऑफ ग्राफ
ये किसके बराबर आ गया, h बाई e के बराबर आ गया। यहां से h की वैल्यू निकाल लो, h क्या हो जाएगा, e इंटू में स्लोप ऑफ ग्राफ। ये फॉर्मूला बन गया प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने का। अगर तुम्हें किसी भी मेटल के लिए अगर V0 और न्यू के बीच में अगर ग्राफ गिवन हो, साथ के साथ तुम्हें वैल्यूज गिवन हो, यहां पर भी यहां पर भी, और तुम्हें ग्राफ गिवन हो, तो तुम उस ग्राफ का निकाल लोगे स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जो भी स्लोप आएगा उसको तुम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। पता चला, कोई डाउट यहां तक? एक स्पेशल बात मैं तुम्हें बताता हूं, क्या, दो ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, ऐसे, ठीक है। दूसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का, वो भी ऐसे। दो तरीके के ग्राफ मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ऐसे, एक काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ऐसे। फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, अगर तुम्हें इस ग्राफ के अंदर अगर तुम्हें h की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू में स्लोप, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ गिवन हो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का, और अगर तुम्हें इस ग्राफ के अंदर h की वैल्यू निकालनी हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो तुम e के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तुम सिंपल क्या निकाल दोगे, ग्राफ का स्लोप। ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए वैल्यूज गिवन होगी, ट्रायंगल बनाओ, टेंजेंट थीटा निकाल दो। ठीक है, ये वैल्यू देख लो कितनी है, ये वैल्यू देख लो कितनी है, इसको इससे डिवाइड करो, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, वो टेंजेंट थीटा तुम्हें इस ग्राफ का स्लोप दे देगा। ऐसे वाले ग्राफ के अंदर स्लोप को e से मल्टीप्लाई करोगे, h आ जाएगा। ऐसे वाले ग्राफ के अंदर स्लोप निकाल दोगे, वही अपने आप में h होगा। ये स्पेशल केस है, ये याद रखना, प्लस 2 के बाद के लिए याद रखना। ठीक है, कोई डाउट यहां पर? एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क है, एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, 10 लाइन का। वो टॉपिक तुम करोगे, अगर कोई डाउट आता है तो तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल से हम करेंगे पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, पार्टिकल के बारे में करने से मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस। वो ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम पार्टिकल्स के बारे में करेंगे। मतलब कल से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करेंगे, फोटॉन्स की बात नहीं करते। ठीक है, 2-3 पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पार्टिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको।